वाला क्लास और उससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बायो-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बायो-सावर्त लॉ प्लस उसका एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं। पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने किया था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, और सेकेंड एप्लीकेशन जो हमने कल वाले क्लास में किया था दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस पॉइंट और एक्सियल पॉइंट फॉर द करंट कैरिंग कॉइल। और आज का हमारा क्लास जो भी बहुत अच्छा क्लास और इम्पॉर्टेंट क्लास कह सकते हो, जिसका जो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं, उस फॉर्मूले की अगर बात की जाएगी तो वो फॉर्मूला हमारे लिए एक न्यूमेरिकल फॉर्मेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल फॉर्मेशन के लिए हम अगर बात करेंगे तो ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उनको करने से पहले आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले वी आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, है ना। स्ट्रेट वायर के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं। फिलहाल जो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एक फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए कर रहे हैं, फिर हम इसको क्या कर देंगे, इनफाइनाइट लेंथ का कर देंगे, यानी इसको इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हम इसको फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ज़रा हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्त। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी due to a magnetic field intensity due to a straight current carrying wire, straight current carrying conductor कर दें, वायर या कंडक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, straight current carrying conductor। और इसका जो ए पार्ट एक तरह से देखा जाए फॉर द वी आर यूजिंग फॉर द फाइनाइट लेंथ, यानी जो कंडक्टर आप ले रहे हैं उसका लेंथ कैसा है, हैविंग फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की बात की जाए तो हमने कहा कि दिस इज द कंडक्टर। बहुत एक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर अगर हम इसको देखेंगे तो बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। और हमने कहा कि इसमें जो करंट पास आउट हो रहा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कैपिटल आई। और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से ए डिस्टेंस पर दिस इज द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो क्या करें, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इट इज इनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। तो यहाँ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड्स होगा। और हम क्योंकि बायो-सावर्त लॉ जब हम डिस्कस करते हैं तो बायो-सावर्त इज यूज फॉर द स्मॉल एलिमेंट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे, और स्मॉल एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हुए फिर हम क्या करेंगे, पूरे कंडक्टर के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया। दिस स्मॉल एलिमेंट वी आर टेकिंग दैट स्मॉल एलिमेंट इज डी एल, दिस इज डी एल, फाइन। और इस डी एल से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया है आर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए, और ओ से लेकर के जो स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस है वी आर टेकिंग दैट स्मॉल एल। और हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड को देख पा रहे हैं तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड डी बी, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वी रिप्रेजेंट बाय द क्रॉस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस लगा करके। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। और अगर बात करें तो हमने कहा कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट एंगल इज थीटा, दैट एंगल इज थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हमने कहा कि थीटा एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है, और ये एंगल अगर हम ले रहे हैं तो वी आर टेकिंग दैट एंगल फाई। ये तो 90 डिग्री हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल फाई, और ये डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हमने कहा कि दैट डिस्टेंस इज स्मॉल एल। तो अभी तक, और क्योंकि फाइनाइट लेंथ का लिया है तो फाइनाइट लेंथ का मतलब इसकी लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही कंसिडर की जा रही है। तो इस पॉइंट से अगर इसके लिए भी एंगल के फॉर्म में बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी लेंथ होगी, और यहाँ से लेकर के इसका ये लेंथ यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इस लाइन से बात करें तो इससे इसका जो एंगल फॉर्मेशन है हमने कितना ले लिया है, जो इस वाली लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, कितनी लेंथ तक जा सकता है। एंगल के फॉर्म में बात करें तो हमने कहा कि दिस इज φ1। ऊपर वाले एंगल के लिए बात करेंगे तो दैट एंगल इज φ2। तो φ1 और φ2 हमारे लिए क्या हो गए हैं, दो
एंगल्स हो गए जिनके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, इस की लेंथ के बिहाफ पे बात करने वाले हैं। अगर इसका लेंथ इंक्रीज करो, सपोज इसका लेंथ इंक्रीज होगा तो दैट एंगल विल ऑल्सो बी इंक्रीजेस। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का हो गया तो आप देख सकते हो कि φ2 कितना हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल करने के लिए φ2 का वैल्यू 90, φ2 कितना हो जाएगा 90। और अगर नीचे की बात करें ये भी इनफाइनाइट पे जा रहा है तो φ1 भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी अगर हम इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की बात करने वाले हैं तो φ1 और φ2 हमारे लिए दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो एक बार वापस से आप देख लें, हमने अभी फिलहाल कौन से वाले लेंथ की बात करी है, फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की बात करी है। हमने वायर लिया और वायर से हमने कहा कि इससे कितनी डिस्टेंस पर हम बात करने वाले हैं, ए डिस्टेंस पर पी पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना था। इससे एल डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया डी एल, और ये जो डिस्टेंस है हमने कितना कंसिडर कर लिया है आर। ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट एंगल इज थीटा, ये डिस्टेंस आर हो ही गया। और हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रॉस लगा दिया। और फाइनाइट लेंथ है तो उसको एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, भाई जितना लेंथ है उतना ही एंगल फॉर्म करेगा, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो φ1 φ2 की वैल्यू भी क्या होगा, उतना ही ग्रेटर होगा। सो यू कैन नोट डाउन दैट consider a straight current carrying conductor, consider a straight current carrying conductor carrying electric current capital I, carrying electric current capital I, carrying electric current capital I, to find out the magnetic field, to find out a magnetic field at point P, to find out magnetic field intensity at point P, which is at small a distance, which is at small a distance from the conductor, which is at a small a distance from the conductor. We consider a small element dl, we consider a small element dl, और इस dl के लिए ही हम बायो सावर्त के लिए बात कर लेंगे। बायो सावर्त में कैसे इसको यूज़ करने वाले हैं, बायो सावर्त का रूल को यूज़ करते हुए। तो इसके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, magnetic field intensity at point P due to small element dl, due to a small element dl using Biot-Savart law, using Biot-Savart law। क्या होता है बायो-सावर्त लॉ, अगर बात करें तो बायो-सावर्त लॉ इज dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे लिए स्मॉल एलिमेंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसको पूरे कंडक्टर के लिए बात करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले अब ज़रा कुछ चीज़ों को यहाँ कन्वर्ट करना सीख लें। जिन्होंने ये कन्वर्जन सीख लिया, ये डेरिवेशन आपके लिए सबसे ईजीएस्ट डेरिवेशन होगा। क्या क्या कन्वर्जन करने वाले हैं ज़रा एक बार देख लें। सबसे पहली बात, हमें पता है कि इसका लेंथ फाइनाइट के साथ साथ इनफाइनाइट तक हम इसको लेके जाने वाले हैं, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट एंगल। यानी किस पे डिपेंड करेगा, फाई एंगल पे डिपेंड करेगा। फाई जितना ज़्यादा होगा, स्मॉल एलिमेंट यहाँ हुआ तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। इसका मतलब थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फाई में कन्वर्ट करना है पहली बात, ताकि वो कितनी ही लेंथ का हो हम कन्वर्जन कर पाएंगे। तो थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, पहली बात तो फाई में कन्वर्ट करेंगे। चलो एक एक को करते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा कि थीटा को कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रॉम ये अगर हम पॉइंट यहाँ पर मेंशन करें, ये ओ पी, और इस पॉइंट को क्या दे दिया जाए, क्यू, तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्राइंगल से बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज 180, थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज 180, यही होगा। तो अगर हम थीटा को फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे तो इट विल बी 90 माइनस फाई। वैसे भी यहाँ से निकाल सकते हो, आप तो बहुत अच्छे से
है ना, मैथमेटिक्स जानते ही हो। तो यहाँ अगर फाई लिख रहे हो तो फाई को कैसे लिखना चाहिए, 90 माइनस थीटा को लिख रहे हो तो 90 माइनस फाई, तो थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फाई। लेकिन हमें यहाँ थीटा से मतलब नहीं, हमें यहाँ किससे मतलब है, साइन थीटा से। तो एक काम करें, यहीं से ही हम साइन थीटा को भी निकाल लें। तो अगर आप साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा का मतलब साइन 90 माइनस फाई। व्हाट इज साइन 90 माइनस फाई, क्या वैल्यू होता है साइन 90 माइनस फाई का, साइन 90 या कॉस 90 माइनस थीटा जो भी आप लिखते हैं वो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन 90 माइनस फाइव वी कैन राइट इट इज कोस फाइव। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमने सबसे पहले किसको कन्वर्ट कर दिया है, साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया है। अब बात करें किसकी, यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो आर आ रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन में यानी कि जो एक तरह से डेरिवेशन में हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है डिस्टेंस ए। इसका मतलब आर को भी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, हम ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ए डिस्टेंस पर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो हम इसको आर को ए की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके पास ए की फॉर्म में आर को लिखने के लिए ये ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल का ये हमारे लिए क्या होगा, ये लेके चल रहे हो तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, ये इसका परपेंडिकुलर। फाई की फॉर्म में लेके चलना है तो फाई हमारे लिए मैन एंगल हो गया एक तरह से, क्योंकि उसी को चेंज करना है। तो इस एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस एंड दिस इज द बेस। तो ये इस ट्रायंगल की अगर बात कर रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, व्हाट इज द बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए बाई अगर आर को लिख रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कोस, सो दिस इज कोस फाइव। तो हमें कन्वर्ट किसको करना है, आर को कन्वर्ट करना है, तो आर विल बी इक्वल्स टू ए बाई कॉस फाइव। आर का वैल्यू क्या लिख देंगे, ए बाई कॉस फाइव। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी आर को भी हमने फाई या ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। म्यू नॉट चेंज होगा ही नहीं, करंट हमारे पास फिक्स है वो कन्वर्ट होगा ही नहीं। साइन थीटा हमने कन्वर्ट कर दिया, 4 पाई में कोई चेंजेस होगा ही नहीं। आर को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब बचा डीएल। डीएल को कैसे कन्वर्ट करें, डीएल को कन्वर्ट करने के लिए देखिएगा ये एल है, इस एल को हम ए की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ए और फाई की फॉर्म में ही हमें कन्वर्ट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कैसे करेंगे ज़रा देखें। हमने कहा दिस इज एल एंड दिस इज ए, तो एल बाई ए, वापस से ट्राइंगल देख लो। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10, यही होता है भैया। तो क्या लिख सकते हो, एल बाई, यहाँ एंड लगा देना क्योंकि हम एक ही ट्राइंगल से बात कर रहे हैं, इसी ट्राइंगल से बात कर रहे हैं। इसी ट्राइंगल से हमने ये निकाला, इसी ट्राइंगल से हम ये निकाल रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इट इज़ 10 फाई। पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डीएल, तो हम एल को क्या लिखें, ए 10 फाई। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, एल को डिफ्रेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में इसको करें, तो वी कैन राइट दैट डी एल बाई डी फाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ए और 10 फाई का डिफ्रेंशिएशन 11th याद आ रही हो तो 10 फाई का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई, तो ए सेक स्क्वायर फाई। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट डी एल इज ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ए sec square phi d phi, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने इक्वेशन लिखा स्मॉल एलिमेंट के लिए, इस ट्राइंगल से मैंने आपसे बोला इन सारी चीज़ों को हमें कन्वर्ट करना था, तो कन्वर्जन में हमने साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया, हमने आर को कन्वर्ट कर दिया है, हमने डी एल को कन्वर्ट कर दिया है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो क्या मेंशन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर मेंशन करें। सो वी कैन राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन था डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इन प्लेस ऑफ डी एल, डी एल की जगह आप क्या लिखोगे, ए सेक स्क्वायर फाई
डी फाई, डी एल का वैल्यू रख दिया। तो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह हमारे पास क्या आ गया है, कोस फाई आ गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ एक काम और कर सकते हो, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री में 1 बाई कॉस फाई का वैल्यू पता होगा, 1 बाई कॉस इज सेक, तो आप यहाँ चाहें तो ये इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज ए सेक फाई। वो इसलिए कह रहा हूँ ताकि रेसिप्रोकल करने की जगह डायरेक्ट उड़ाने में वैसे भी मज़ा आता है मैथ्स वालों को, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट आई डी एल की जगह लिख दिया, साइन थीटा की जगह कॉस फाई आ गया, 4 पाई, और अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है। आर का वैल्यू कितना है, ए सेक फाई, तो स्क्वायर की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, वी कैन कैंसिल द सेक स्क्वायर फाई विद सेक स्क्वायर फाई, ईजी हो गया हमारे लिए। कॉस को सेक में कन्वर्ट किया तो दिस इज ए सेक स्क्वायर फाई। नाउ ये एक ऐसे, ये एक हम यहाँ पर कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया है इससे, दैट इज डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे 4 पाई ए, दिस इज 4 पाई ए। ये हमने किसके लिए निकाला है, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए हम फाइंड आउट कर पाए। ये जो वैल्यू हमारे लिए निकली वो किसके लिए निकली है, स्मॉल एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया उसके लिए आप निकाल पाए। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, हमें तो पूरे कंडक्टर के लिए निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला है, पूरे के लिए निकालेंगे तो ऐड करें, समीशन करें, और ऐड करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा होता है इंटीग्रेशन करना, क्योंकि 11th में बहुत अच्छे से आप लोगों ने, और 12th में तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन चल ही रहा होगा, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन का बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, साइन थीटा की जगह यहाँ क्या है, कोस है, कोस का इंटीग्रेशन माइनस होता है, कोस का माइनस होता है प्लस होता है, प्लस होता है ना, और साइन का माइनस। ध्यान रखना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिजल्ट याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज प्लस कॉस और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, और इंटीग्रेशन की बात करें तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन। भूले तो नहीं होंगे और भूलने भी नहीं देंगे। तो डी बी इज म्यू नॉट आई cos phi d phi divided by 4 pi a. We can put it equation number 5. Now we have to find out for the conductor, जो अपने फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर लिया है उसके लिए अगर बात करें तो ज़रा देखें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, फाई के रेस्पेक्ट में हम यहाँ इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब ज़रा फाई कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से अगर बैस लेके चल रहे हो तो ये ऊपर वाला एंगल तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला एंगल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इधर वाला जो एंगल होगा -φ1 से +φ2, -φ1 टू +φ2 हम यहाँ इंटीग्रेशन करें तो यहाँ आप लिख सकते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी due to straight conductor, straight current carrying conductor, straight current carrying conductor, इस पूरे कंडक्टर की वजह से अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन डी बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्योंकि डी फाई की फॉर्म में है, सो -φ1 टू +φ2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए इंटू हम क्या लिख रहे हैं, cos फाई डी फाई। जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकालने में यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो डी बी का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया है, बी क्या बाहर निकाल दिया है आपने, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए को आप बाहर कर दें, so integration is -φ1 to +φ2 and it is cos phi d phi। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, cos phi का इंटीग्रेशन आपने अभी बात किया था, दैट इज प्लस साइन, तो cos phi का इंटीग्रेशन साइन phi, और लिमिट लगा देते हैं कहाँ से कहाँ तक, -φ1 से +φ2।
पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, देन वी पुट द माइनस साइन एंड देन लोअर लिमिट वी हैव टू बी पुट हियर. सो इसको सॉल्व करें. इसको सॉल्व करने के लिए अब इसको स्टार्ट करें. तो कैसे करेंगे? इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए और साइन फाई 1 की जगह आप क्या लिखने वाले हैं? अपर लिमिट इज साइन फाई 2, माइनस लगाएंगे, देन साइन माइनस फाई 1. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. कॉस में अगर माइनस लगा देते हैं तो कॉस ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन साइन में अगर माइनस थीटा आपने लिया है तो दैट विल बी माइनस साइन थीटा. सो यू कैन राइट दैट दिस इज म्यू नॉट आई, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 और माइनस माइनस क्या कर दें? प्लस साइन फाई 1. सो द रिजल्ट for the finite length conductor is, final result is B equals to mu naught I divided by 4 pi A, and in bracket you can write it is sin phi 1 plus sin phi 2. This is for the finite length conductor जिसकी लेंथ हमें पता थी. तो फाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए लिमिट यूज करते हुए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया. कितनी वैल्यू आ गई है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2. गलती से अगर ये पूछ लिया जाए, गलती से नहीं, आपको बताना चाहिए, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल एन देन क्या वैल्यू आनी चाहिए? अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन होंगे तो क्या वैल्यू होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की? एनीवन? क्या वैल्यू होगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन मेंशन कर दिया जाए तो? हाँ जी, सर स्ट्रेट कंडक्टर में लूप फॉर्म कर सकते हैं आप? स्ट्रेट कंडक्टर में लूप फॉर्मेशन हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती है सर, हो ही नहीं सकता. स्ट्रेट कंडक्टर में लूप फॉर्मेशन हो सकता है क्या? हमने बोला ही स्ट्रेट कंडक्टर है तो लूप फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता. लूप फॉर्मेशन नहीं होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर ही रहेगा, रिजल्ट यही रहने वाला है. कॉइल के अंदर हम टर्न्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपका n टाइम्स हो जाता है, समझ में आया? लेकिन इसमें कोई गलती से भी पूछे तो आप गलती से भी आंसर नहीं दोगे, कहोगे कि दैट विल बी द सेम, लूप्स आर नॉट फॉर्म इन द स्ट्रेट कंडक्टर. स्ट्रेट कंडक्टर में लूप्स कैसे फॉर्म करेंगे? फाइन. तो ये हुआ फाइनाइट लेंथ के लिए. अगर यही इनफाइनाइट लेंथ का हुआ तो अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें, दैट इज फॉर द इनफाइनाइट लेंथ. इसका बी हमने ले लिया कौन सा? फॉर इनफाइनाइट लेंथ. तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर बात करेंगे तो इनफाइनाइट लेंथ की बात करें तो डायग्राम में क्या चेंज करेंगे जरा देखें. ये कहां तक चला गया? इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसको डॉट 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 करके बना दिया. अगर ये इनफाइनाइट पे चला गया है तो जो हमारा फाई 2 था वो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाने वाला है? 90 तक. इसका मतलब फाई 2 जो आप बनाने वाले हैं ये एंगल हमारे लिए कितना हो गया है? फाई 2 नाउ 90 डिग्री. फाई 1 की भी बात करें तो फाई 1 कितना होगा भाई? ये भी जिसके पैरेलल हो गया है तो कितना एंगल फॉर्म करेगा? अगेन फाई 1 विल बी 90 डिग्री. ठीक है, ये 90 डिग्री. तो जब भी अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर के लिए भी आपसे डिस्कस किया जाता है तो आपको पूरा फाइनाइट का निकालते हुए लास्ट में उसमें फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू आपको 90 रखनी है. ये नहीं कि इनफाइनाइट लेंथ का आपसे डिस्कस कर लिया, सर ये आपने तो बोला था, डायग्राम बना दिया, फाई 1 की वैल्यू ये रख दूँ, फाई 2 पूरा सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है. तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे? ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो इनफाइनाइट लेंथ की अगर बात कर रहे हो तो फाई 1 और फाई 2 हमारे लिए 90 हो गया है. तो फाई 1 और फाई 2 को 90 लेते हुए हम रिजल्ट को निकालें. कैसे निकालेंगे जरा देखें. तो क्या लिख दोगे डायग्राम बना के? हियर फाई 1 इज
90 डिग्री एंड phi2 ऑल्सो 90 डिग्री। अब यहाँ phi1 को -90 लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में हम पहले नेगेटिव साइन यूज कर चुके हैं। अब phi1 और phi2 की डायरेक्ट वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो माइनस साइन जो था हम फॉर्मूला डेरिवेशन के टाइम पे ले चुके हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इज म्यू नॉट आई इंटू क्या लिया है, साइन phi1 प्लस साइन phi2 और डिवाइडेड बाई क्या लिया था भाई, क्या फॉर्मूला आया था, 4 पाई ए। सो साइन phi1 और साइन phi2 को 90 लिखो, सो म्यू नॉट आई साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री और डिवाइडेड आप किससे कर देंगे, 4 पाई ए से आप डिवाइड कर दें, तो b विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई साइन 90 कितना होता है, साइन 90 आवाज नहीं आई, साइन 90 तो भैया 10th का बच्चा जानता है यार, क्या वैल्यू होती है साइन 90 की, याद आ गया, 1। सो b इज म्यू नॉट आई इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, तो फाइनल रिजल्ट इज b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। तो b का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास वो कितना आ गया है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। हमने जो सर्कुलर लूप था उसके सेंटर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था तो वहाँ फॉर्मूला यूज़ किया था म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a, वहाँ पाई यूज़ नहीं होता। और बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनर हमसे डिस्कस करता है 1 और 2 मार्क में, तो कई बार बच्चा फॉर्मूला गलत पुट करके आ जाता है, फॉर्मूला गलत यूज़ करता है, ये पाई बड़ा कंफ्यूज करता है। तो याद रहना चाहिए कि पाई किसके लिए आना है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए यूज़ होना है। अगर नॉर्मल कॉइल है तो पाई नहीं आता, हाँ उसमें यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स n आ जाता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पर गिवन है, और सिंगल टर्न है तो n 1 हो जाएगा आपके लिए। तो फॉर्मूला आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई ए फॉर द इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसने अगर ये नहीं कहा है कि दिस इज़ द इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, बट आपको एंगल्स भी नहीं दिए हैं phi1 और phi2, तो यू हैव टू बी ट्रीट एज अ इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। ओके, जैसे क्वेश्चन में आपसे दे दिया कि अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर। तो कोई एंगल आपको मेंशन नहीं किया, इसका मतलब दिस कंडक्टर इज अ infinite length conductor and phi1 and phi2 we have to be treated at 90 degree and final formula we have to be take. Note down that question ही लिख डालो फटाफट से। या एक क्वेश्चन को लिखने से पहले ये हमने केस किया इनफाइनाइट लेंथ वाला, इसका एक और पार्ट किया जाता है दैट इज फॉर द सेमी इनफाइनाइट। इसके लिए बात कर रहे हैं सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब इसका एक एंड आपको पता हो पर दूसरे एंड का आपको पता ना हो, एक एंड आपको पता हो दूसरे एंड का पता नहीं हो, तो सी डाल दें सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। तो सेमी इनफाइनाइट की अगर आप बात करने वाले हैं तो सेमी इनफाइनाइट का एक एंड आपको पता है। अब आप बहुत अच्छे से कह सकते हो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो phi1 कितना लिखोगे भाई, 0। phi1 कितना लिखोगे, 0। यानी इस वाले केस की अगर बात करेंगे सेमी इनफाइनाइट का तो phi1 0, phi2 हमारे लिए कैसा हो गया 90। तो phi1 की जब वैल्यू आप पुट करोगे तो पुट इट 0, साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0, तो 0 प्लस ये कितना आ गया 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अगर सेमी इनफाइनाइट की बात करने वाले हैं तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है, वो रिजल्ट आपके पास आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। देख लो ये टर्म खत्म, 1 + 1 आ रहा था 2 आ रहा था, अब 2 वाला टर्म खत्म हो गया, तो हमारे लिए क्या हो गया रिजल्ट, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये हमारे लिए इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो 3 केसेस हमने किए, फाइनाइट लेंथ,
इनफाइनाइट लेंथ और सेमी इनफाइनाइट लेंथ। लेकिन अगर आपसे इनफाइनाइट लेंथ का भी डिस्कस करता है और क्वेश्चन दिया ही है, तो आपको पूरा डेरिवेशन करने के बाद ही आपको phi 1 और phi 2 को 90-90 यहाँ पर